हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सेटर। तो गाइस, आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वांट टू बिकम अ टीचर। क्या आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? हाँ, आप सब लोग यहाँ पे हैं, मतलब कि डेफिनेटली बनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पूरा वीडियो आप देखना, भले ही 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तो गाइज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मतलब एक ये जनरल टॉक ही है जिसमें मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलती करते हैं, जहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी का पढ़ते तो हम भी हैं, सब पढ़ते हैं। जैसे सपोज 10 वैकेंसीज़ हैं, है ना, और 20 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी 10 लोगों का ही उसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन बाकी के 10 का क्यों नहीं हुआ? पढ़ा तो उनने भी है ना। तो वो मैं आपको आज रीज़न बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है ना। तो मैं आपको बेसिकली आज बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो ये 5 पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इन 5 चीज़ों को आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये जो लास्ट की 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें आपको मैं बताऊंगा क्या आपको करना है, ठीक है। तो क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन में बताता हूँ कि आप गलतियाँ क्या करते हैं, है ना, किसी भी एग्ज़ाम की। देखो, EMRS की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चूँकि मैं भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, है ना, तो स्पेसिफिकली मैं EMRS बोल रहा हूँ। बाकी का ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो देखो, सबसे पहले गाइस क्या होता है कि मेरे पास भी जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें क्वेरीज आती हैं। इवन मैं जब अदर्स वीडियोस पे भी जाता हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, तो वहाँ पे कमेंट्स वगैरह अगर देखता हूँ तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है, इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल्ड। मतलब भरे हुए फॉर्म की संख्या खोजने में अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है गाइज। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझो। मतलब जैसे सपोज़ करो कि आपको पता चल गया कि इसमें पर्टिकुलर जो है, मतलब कि 1000 फॉर्म भरे गए हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब आपकी प्रिपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, है ना। और आपको नहीं पता चलेगा, मान लो एक मैं हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने फॉर्म भरे गए हैं, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मुझे पता नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और आपको पता चल गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना कोई फ़र्क, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, माइंड में एक चीज़ घूमती रहती है कि अरे कितने फॉर्म भरे गए होंगे, कम भरे गए, ज़्यादा भरे गए, हमको पता चल जाए टोटल कितने हैं, हमारे सब्जेक्ट में कितने हैं। तो ये क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, जिनको सिलेक्शन लेना होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, है ना। उनको नहीं पता होता है। तो अब आप बोलोगे सर अगर मैं सर्च कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब देख लिया तो प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ आपको क्या, 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ घूमती रहेगी कि अरे यार हमको पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं, तो आप एक डिस्टर्बेंस मोड में रहोगे, है ना, फोकस नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे। और मान लो आपको पता चल भी गया एक मान लो आपको कहीं से पता चल भी गया इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है। जब आपको नंबर ऑफ काउंट पता चलते हैं कि 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं या 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी होते हैं। ये इंटरनल फैक्टर होता है एक, है ना। आपको लगता है अरे यार वैकेंसी तो सिर्फ 50 ही हैं और 1 लाख या 2 लाख फॉर्म भर गए हैं, तो क्या आपको क्या इससे कुछ गेन हुआ क्या आपको, है ना। कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो गए कि अरे यार इतने फॉर्म भरे गए, मेरा सिलेक्शन अब कैसे होगा या नहीं होगा। तो इससे सबसे बेटर चीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम के कितने फॉर्म भरे गए हैं आपको इससे लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकली इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो सबसे पहला तो टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ फॉर्म भरने की। और ठीक है, आपको अगर कोई बता भी रहा है, चलो अब इसमें 2 पॉइंट हैं। अगर आपको जानना ही है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट अगर होगी, जो भी एग्ज़ाम करा रहा है वो जब भी डिक्लेयर करेगा तो आप देख लेना। और कोई अदर पर्सन यदि यूट्यूब पे बता रहा है तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। मान लो उसने गलत बता दिया, फिर मतलब उसने बोल दिया, एक्चुअल में पता चले कि 1 लाख फॉर्म भरे हैं, उसने बोल दिया कि 10,000 फॉर्म भरे गए, है ना। तो आप कैसे ऑथेंटिकेट करोगे उस चीज़ को, है ना। मतलब आपको गलत जानकारी और मिल रही है उस चीज़ की, है ना। तो मुझसे भी पूछा गया था, तो मैंने उस तरीके से इसको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि किसी को कुछ झूठ बोलना, ये करना वो करना, टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली है कि जब भी ये होगा तो आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मोटिव जो मेरा बताने का था खासकर इस पॉइंट का वो है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए, इससे आपको प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, डू नॉट थिंक अबाउट द वैकेंसीज। मतलब कि रिक्तियों के बारे में मत सोचो। अब इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।
कई बार क्या होता है कि जैसे वैकेंसी निकली है ना, तो अब 100 वैकेंसी भी निकली तो हम डिमोटिवेट हो गए, हमको लगा यार बहुत कम वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने सारे लोग लाखों में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आप एक बताओ, अगर 500 से 1000 वैकेंसी हो गई तो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ चलो 1000 से 2000 हो गई तो क्या होगा? आपको कितनी सीट चाहिए आप बताओ? खुद सोचो ना, 1 मिनट बैठ के खुद सोचो कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आपको कितनी सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए? कितनी वैकेंसी चाहिए आपको? एक वैकेंसी चाहिए। तो क्यों आपको 1000 चाहिए वैकेंसी, क्यों आपको 2000 चाहिए वैकेंसी? अब आप तुरंत सोचोगे कि सर नंबर ऑफ चांस बढ़ जाता है, ये सब कहने की बातें होती हैं, नंबर ऑफ चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप एक बात बताओ, अगर 10 वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, और 20 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मान लो, है ना, तो किसी 10 का सिलेक्शन होगा, तो 11वें नंबर वाले का, 12वें नंबर वाले का, या जो बाकी के 10 बचे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप ये रीज़न दोगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसी 10 थी इसलिए मेरा नहीं हुआ, है ना? क्यों नहीं हुआ आपका? क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं आप उनसे कमज़ोर पड़ गए हैं, आप उनको कंपटीशन नहीं दे पाए हैं। तो अगर किसी भी वैकेंसी में, किसी भी एग्ज़ाम की वैकेंसी में अगर एक वैकेंसी भी निकल रही ना, तो भी आपको फाइट करना है। आप ये रीज़न नहीं दे सकते कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है ना, ये सब बहाने होते हैं, है ना। तो आपको क्या टारगेट करना है, आपको बस पॉजिटिव सोचना है। देखो यही तो बात होती है पॉजिटिव, और यही होती है नेगेटिव की। आप नेगेटिव सोचोगे तो 100 बहाने हैं आपके पास, आप कुछ भी बोल दो कि यार फॉर्म बहुत ज़्यादा भर गए थे इसलिए नहीं हुआ, वैकेंसी बहुत कम थी इसलिए नहीं हुआ, ये दिक्कत हो गई ये नहीं हुआ, वो दिक्कत हो गई वो नहीं हुआ, है ना। मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि आपको एक वैकेंसी चाहिए, उसमें एक वैकेंसी है, आप क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाए? सीधा सा आंसर मिल जाएगा कि हमारी कमी थी कहीं पढ़ने में, क्योंकि हम बिजी थे ये देखने में कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए, हम बिजी थे ये डिस्कशन करने में कि वैकेंसी क्यों कम आई है, हम बिजी थे अदर्स चीज़ देखने में, है ना। तो एक्सक्यूज़ेस नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम कहीं पे फेल होते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारे पास एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे यार वैकेंसी कम थी इसलिए नहीं हुआ। क्यों? आपको एक वैकेंसी चाहिए तो आपके लिए इनफ है एक वैकेंसी, है ना गाइज। हो सकता है मैं थोड़ा उस वे में बात कर रहा हूँ, बस मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, सही मतलब आपको पॉजिटिव सोचना पड़। देखो गाइज यही चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन न सिलेक्शन कराने में डिफरेंस क्रिएट करती है। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, तैयारी तो सब करते हैं, सब पढ़ रहे हैं, है ना। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग एग्जाम दिए होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन कभी ना कभी बैठ के सोचा होगा यार तैयारी तो हमने भी की थी, फिर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जिनका सिलेक्शन, अब जैसे यूपीएससी में ये लोग आईपीएस वगैरह ये सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सोच अलग होती है, वो यही पॉजिटिव सोच होती है उनकी, इन सारी चीज़ों से उनको मतलब नहीं होता है ना। जब उनकी ये सोच अलग होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो आपसे कई कदम आगे निकल जाते हैं, है ना। स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट सोचना, पॉजिटिव सोचना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता कि इतनी सारी बुक्स का ढेर लगा के रख ली, बस पढ़ते जा रहे हमने तो बहुत पढ़ा यार नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो नेक्स्ट, तो वैकेंसी के बारे में अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की वैकेंसी निकले, एक वैकेंसी भी है तो आपके लिए इनफ है, आपको उसके लिए फ़ाइट करना है पूरी ताकत के साथ। ठीक है, और ये सोचते हुए कि यार हमें सिर्फ एक वैकेंसी लेनी है, बाकी का हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट सर्च फॉर डेट्स अगेन एंड अगेन। अब हमने ये चीज़ फिर से अभी देखी है कि मतलब सुबह हुई शाम हुई, मतलब यही सर्च करने में लगे हैं भाई एग्ज़ाम की डेट कब है, एग्ज़ाम की डेट कब है। देखो पेंडेमिक का टाइम है ना, और आप जो लोग एग्ज़ाम की खासकर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि कितना डिले चलता है सब चीज़ों में, है ना। लेकिन ये EMRS की है, थोड़ा सा फेयर तरीके से हो जाएगी क्योंकि टीचिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन आप किसी भी तैयारी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बार बार ऐसे जाके एकदम परेशान नहीं होना कि मतलब इसकी डेट कब आएगी, सर कोई एग्ज़ाम बताओ तो इसकी डेट बताओ, क्या हो जाएगा बताओ। मैं बोल रहा हूँ अगले 1 महीने है ना, अगले महीने में या 1.5 महीने में क्या होगा उससे। अब आप बोलोगे सर होगा क्यों नहीं, हमको पता चल जाएगा 1.5 महीने में, हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। अरे भाई तो मान लो ना, अभी आपको नहीं पता है तो आप एज्यूम कर लो कि 1.5 महीने बाद है ना। और अगर जिसको नहीं पता है तो मैं कि इसकी खासकर EMRS की डेट कब है या एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो मैं आई बटन पर वीडियो दे दूंगा, मैंने उसमें फैक्ट के साथ बताया कि आपका एग्ज़ाम कितना टाइम और ले सकता है, कब हो सकता है, तो आप वहाँ पे जाके देख लो। और वो वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बार बार यहीं सर्च करने पे, है ना। कभी इस चैनल पे जा रहा है कभी उस चैनल पे जा रहे हैं, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो आप टाइम वेस्ट करते हो ना छोटी छोटी चीज़ों पे, कि आप वैकेंसी के ऊपर और फॉर्म के ऊपर इसको, ये जो लोग
सिलेक्शन लेते हैं ना वो इन सारी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही तो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, है ना। उन लोगों को फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, देखो अगर अभी आपके सामने कोई डेट नहीं है तो जो पढ़ने वाले सिलेक्शन लेने वाले हैं ना वो अपने आप से एज्यूम कर लेते और एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लेते 1.5 महीने का। उन्होंने बोल दिया कि हम 45 दिन मान के चल रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो 45 दिन के हिसाब से वो ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और यदि उसके बाद उसको टाइम मिलता है तो वो उनके लिए बोनस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, है ना। इसके बजाय कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि यार अभी तो डेट नहीं है, थोड़ा एक आध हफ्ते आराम कर लेते हैं, अभी तो डेट नहीं है, पता नहीं कब होगा, इतना टाइम लगेगा, तो ये सारे एक्सक्यूजेज नहीं, छोड़ दो। ये सारे एक्सक्यूजेज ऐसे हैं जो आपको गवर्नमेंट की जॉब लेने से रोक रहे हैं। बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी कई बार ऐसी चीज़ें करता था, है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आती हैं। ये अपने अंदर की सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझ में नहीं आती हैं, हमें एकदम से नहीं समझ में आता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों में, ठीक है। तो डेट्स को सर्च नहीं करना है। अब जिनको लगता है कि सर थोड़ा सा आइडिया बस लग जाए कि कब तक होगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, और फिर भी आपको कोई आइडिया ना लगे तो आप खुद से एज्यूम कर लो कि यार कम से कम इतना टाइम तो है ही मेरे पास, 1 महीना तो है ही, है ना, या 1.5 महीना तो है ही मेरे पास, उस हिसाब से आप प्लान बनाओ उसका, है ना। लेकिन बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट है आपका डू नॉट रीड सर्च फॉर सो मैनी बुक्स। तो आप अपना किसी यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट पे जाके बहुत सारी बुक्स सर्च करते हो, है ना, या बहुत सारी बुक्स पढ़ते, बोला EMRS की इस यूट्यूब चैनल पे गए तो उसने ये बुक्स बता दी तो हमने ये पढ़ ली, या ये ऑर्डर कर दी, है ना, ये खरीद लिया, वो खरीद, मतलब ढेर लगा दिया बुक्स का। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग मैनी बुक्स आई वुड सजेस्ट यू जस्ट रीड वन बुक्स मैनी टाइम। क्या कहा मैंने, इतनी सारी किताबों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई यदि एक अच्छी सी बुक भी आपने 2-3 बार उसको पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मैं ये EMRS के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये ओपन है बिल्कुल वीडियो, किसी भी एग्जाम के लिए। आप चाहे SSC की प्रिपरेशन करो, NTPC करो, बैंक की करो, आप कोई एक अच्छी सी बुक लो, है ना, एक अच्छी सी बुक लो, और उस बुक को आप कम से कम 3-4 बार कर लो, आपका हो गया। बजाय इसके कि आप 4-4 बुक कर रहे हो एक बार, तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। समझ में आया ये पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है आपका डू नॉट बिलीव ऑन र्यूमर्स, मतलब कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जैसे कि अपन अब पढ़ रहे हैं, बढ़िया आज अपना मूड है ना, बस यूट्यूब पे गए, इधर उधर के वीडियो देखे, किसी ने बता दिया झूठ के अब EMRS की डेट आ गई, किसी ने बता दिया कि अब तो वो दिसंबर में होगा जाके, किसी ने बोल दिया इसका ये सिलेबस हो गया, किसी ने बोल दिया नहीं। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, और फालतू की चीज़ों पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आपको पता है कि वेबसाइट, यूट्यूब आजकल सब कुछ चलता है ना, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन सही होती है, कुछ गलत होती है। जैसे व्हाट्सएप के मैसेज देखो आप, है ना, 10 मैसेज आएंगे आपके पास, तो उसमें से शायद एक कोई सही होगा, बाकी के फालतू के होते हैं, है ना, र्यूमर्स होती हैं, तो उन पे आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है उस पर आपको बिलीव करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात सही है गलत है, तो आप डायरेक्टली तुरंत जाओ EMRS की वेबसाइट पे, वहाँ पे देख लो कोई नोटिस आया कि नहीं आया, फालतू में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और वैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं यहाँ पे कर ही दूंगा। तो 5 पॉइंट कौन से थे मैं समराइज कर दूंगा आपको। कितने फॉर्म भरे गए हैं आपको मतलब नहीं होना चाहिए, कितनी वैकेंसी है मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, डेट सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना मिनिमम एक टाइम टेबल बना लो, है ना। और बहुत सारी बुक्स का ढेर लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। और किसी भी रूमर्स पे कोई ध्यान मत दो, ठीक है। 5 पॉइंट ये आपको नहीं करने हैं। अब आपको करना क्या है, देखो किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले एक बहुत बढ़िया आप क्या करो, प्लान बनाओ अपना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ बेटर प्लान फॉर योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है, क्या आप एक शिक्षक का टारगेट रख रहे हैं, क्या आप किसी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाओ, ठीक है। क्या हमको इतने दिन में पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, ये जो दूसरा पॉइंट है वो तो इम्पोर्टेंट रोल निभाता ही निभाता है, जैसा कि मैंने बोला कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पेशेंसफुल। देखो पॉजिटिव क्यों बोला, यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव होता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि 100 वैकेंसी आई है, अब जो बंदा पॉजिटिव सोचता है ना, वो सोचता है यार 100 वैकेंसी बहुत है, मुझे तो एक चाहिए। और वही एक अगर नेगेटिव बंदा होगा तो वो क्या सोचेगा, अरे यार 100 ही वैकेंसी है बस, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, हज़ारों लोग फॉर्म भरते, क्या करना आपको, पॉजिटिव सोचो ना, आपको एक वैकेंसी चाहिए, है ना। तो ये पॉजिटिव कॉन्फिडेंट, अपने आप में भरोसा रखो। जब आप अपने आप में भरोसा रखते हो तभी आप पॉजिटिव सोच पाते हो, है ना। जैसे ही नेगेटिविटी आती तो आपको अपने आप भरोसा नहीं रहता, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे, है ना, बिल्कुल कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका पेशेंसफुल। तो ये तो देखो जितने लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि पेशेंस है तभी आप गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए आए होगे, है ना, या कर रहे होगे। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर गवर्नमेंट की तैयारी
मतलब थोड़ा सा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई डिले हो रहा है। पेशेंस का यहाँ पे मतलब है कि गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते ही इतने डिले हैं, है ना। फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, 6-6 महीने हो गए हैं, एक साल में कभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। तो पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, पेशेंसफुल रहो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका डू मोर प्रैक्टिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू मोर प्रैक्टिस, अटेम्प्ट्स मोर मॉक टेस्ट एंड MCQs। गाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग थ्योरी पे बहुत ध्यान देते हो। मतलब जो सब्जेक्ट वाइज थ्योरी है कि थ्योरी मिल जाए और मैं पढ़ लूँ, कोई छूट ना पाए, कोई टॉपिक ना छूट पाए। तो आप वेबसाइट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, एक ही टॉपिक 4-4 यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, करते होगे, डेफिनेटली करते होगे। लेकिन हमारा ध्यान प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाता है। मॉक टेस्ट हम नहीं लगाते, MCQs हम नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, है ना। तो जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता, कमी कहीं रह जाती, तो फिर हम सोचते हैं यार हमने बहुत पढ़ाई की यार, एक एक टॉपिक को अलग अलग यूट्यूब से पढ़ा, अच्छे चैनल से पढ़ा, समझ में आया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होगा सिलेक्शन? आप वही चीज़ रिपीट करते रहे, वही पढ़ते रहे। प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। अगर एक बार एक टॉपिक कहीं से आपने पढ़ लिया है, अब उसके जितने सारे क्वेश्चन हैं लगा डालो। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो डाल रहे हैं वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना। चाहे अब मैंने देखो अलग से कंप्यूटर साइंस का मैंने अलग से एक प्ले लिस्ट बना लिया, उसके MCQ डाल रहा हूँ, है ना। और मैंने जो आपका GK है, स्टैटिक GK, उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है, उसका डाल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी की सारी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं ये MCQs क्यों करा रहा हूँ? आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, है ना। तो आप चाहे मेरे यूट्यूब चैनल से करो, कहीं से भी करो, वो एक अलग बात है, लेकिन करो, है ना। प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, MCQs लगाओ, तब आपका सिलेक्शन होगा। जब आप MCQs लगाते हो ना, तो मैं आपको बहुत आज एक मतलब बिल्कुल फैक्ट की बात बताऊं कि जब आप MCQs लगाते हो ना, क्वेश्चन लगाते हो, तब आपकी थ्योरी कहीं ज़्यादा निखर के आती है, तब आपके डाउट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं जब आप क्वेश्चन लगाते हो, है ना। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते तो आपको क्वेश्चन का हिसाब किताब ही नहीं पता चलता कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे। थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपको पता नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप क्वेश्चन करते हो तो थ्योरी और आपकी निखर के आती है। नेक्स्ट है आपका रीड वन बुक मैनी टाइम्स फॉर बेटर रिजल्ट। ये मैं ऊपर ही डिस्कस कर चुका हूँ। एक ही बुक कोई अच्छी सी है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, है ना, इंस्टेड ऑफ रीडिंग मैनी बुक्स, ठीक है। तो उसको करो आप। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है यू हैव टू नो व्हाट शुड आई रीड एंड व्हाट शुड आई लेफ्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये लागू होता है, चाहे आप EMRS की कर रहे हो, किसी की कर रहे हैं। क्योंकि देखो अब आप जैसे मान के चलो, आज से भी आप मान के चलोगे, मैंने बोला कि आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं, तो 1.5 से 2 महीने में इतना वास्ट सिलेबस है, मतलब सब्जेक्ट का भी आपको पढ़ना है। मान लो आप कंप्यूटर साइंस से हो, मैथ से हो, इंग्लिश से हो, तो आपको वो तो पढ़ना ही है। इसके बाद आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, मतलब कि जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, पेडागोजी है, GK है ना। तो ये भी पढ़ना, तो सिलेबस तो बहुत सारा है। तो अब इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या पढ़ना है ना, और क्या छोड़ना है। पढ़ने से भी ज़्यादा क्या छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन फैक्टर्स पे जब आप काम करते हो ना, देखो ये जो फैक्टर्स मैंने बताए, अब आप सोच रहे हो इन्हीं फैक्टर्स में आपका सारा जो सिलेक्शन है वो मौजूद है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, है ना, बिलीव करो आप मेरी बात पे। ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये 5 पॉइंट्स यदि आपने कंबाइन कर दिए तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। यही सारी चीज़ें उस बंदे को आगे कर देती है जो फाइनली सिलेक्शन ले लेता है ना। जिससे फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं होता, जो मॉक टेस्ट बढ़िया लगाता रहता है, उससे नहीं मतलब है कि डेट कब है ना। एक बुक को बहुत अच्छे से कर लेता है वो, उसे पता है कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है ना। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, है ना। तो कई बार हार्ड आप जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप हार्ड स्टडी ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं उसको, कि किस तरीके से उसका। तो स्मार्ट यही होता है कि टेस्ट ज़्यादा लगाओ, मॉक ज़्यादा लगाओ, है ना। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, कौन सा नहीं है इंपॉर्टेंट उसको छोड़ना है, ये स्मार्ट वर्क है ना। 10-10 कॉपी इकट्ठी रख लो, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। वो हार्ड वर्क में आ जाएगा कि आप 10 किताबें पढ़ते जा रहे हो। स्मार्ट वर्क करो, एक इंपॉर्टेंट जो बहुत अच्छी है उसको पढ़ो, ठीक है। तो आई होप वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा हो रहा होगा, या ज़्यादा लंबा ना हो तो यहीं पे बंद करते हैं। मतलब आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा था, है ना, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं जो मेरा एक जो कंक्लूजन था, जो मोटिव था मेरा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। और आपकी किसी भी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और
कुछ स्पेशल आपको चाहिए मेरी तरफ से कुछ वीडियो किसी के ऊपर तो बताओ। वैसे तो मैं डाल ही रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना दी है सारी, तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। और कैसा लगा वीडियो बताना, बाकी का इन पॉइंट्स पे ज़रूर सोचना है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्टर्स हैं जो आपको और एक जिसका सिलेक्शन होता है उनको क्या है डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना। आपके सिलेक्शन की ये बाउंड्री है एक तरीके से, है ना। तो इस बाउंड्री को आपको पार करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।